क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर है अवयव मैट्रिसेस। सबसे पहला देखेंगे हम अवयव यानी मैट्रिक्स का परिभाषा। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। आगे हम देखते हैं नोट में कह रहा है अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा, अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर स्मॉल ए लिख देंगे, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर लिखाएगा। ए हमारा अवयव है। 1, 7, 4, 2, 5, 6 ये सब हमारा अवयव का अवयव है। इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में अवयव को लिखा जाता है। इस तरह का जो ब्रैकेट रहता है ये हमारा अवयव का ब्रैकेट है। तो इस तरह के ब्रैकेट में अवयव को हमेशा लिखा जाता है, याद रखिएगा। और अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा ही सूचित किया जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो चीज़ से डिनोट कीजिए, लेकिन वहाँ पर कैपिटल लेटर रहना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर ये सब तो एक पूछे क्या है, 7 क्या है, 4 क्या है, 2 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है। इसी तरह इसमें पूछे 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, -4 क्या है। इसी तरह इसमें पूछे 2, 5, 1, 1, 6, 7, 3, √2, 8 ये सब क्या है, तो ये सब हमारा अवयव के अवयव होते हैं। अवयव के अवयव होते हैं। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ये जो दिख रहा है 1, 7, 4, 1, 7, 4 ये हमारा पंक्ति है। पंक्ति ऐसे होता है, ऐसे इस तरह से पंक्ति हमारा ऐसे होता है। ये हमारा पंक्ति है। तो इसमें 2 पंक्ति है, 1, 7, 4 और 2, 5, 6, यानी एक पंक्ति हो गया, एक पंक्ति हो गई। पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति। ये हमारा पहला पंक्ति, हमारा दूसरा पंक्ति है। इसमें स्तंभ की बात करें तो 1, 2, 3 स्तंभ है। 1, 2, 3 स्तंभ, याद रखिएगा। पंक्ति कितना है तो 2, स्तंभ कितना है तो 3। इसी तरह बी में आ जाइए। बी में अवयव टोटल तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव है। इसमें आ जाइए, ये हमारा पहला पंक्ति है, हमारा दूसरा पंक्ति, ये हमारा पहला स्तंभ, ये हमारा दूसरा स्तंभ। इसी तरह सी नंबर, सी इक्वल टू देखिए, ये हमारा पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, याद रखिएगा। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। देखिए आगे देखते हैं फिर। अब देखते हैं अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि क्या है, समझेंगे क्या अवयव की कोटि क्या है। तो देखिए, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अवयव को m गुने n कोटि का अवयव अथवा केवल m गुने n अवयव कहते हैं। देखिए इससे आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है। सो बस आप याद रखिएगा, m जो होता है हमारा पंक्ति होता है, n जो होता है स्तंभ होता है। m क्या होता है, पंक्ति होता है, और n क्या होता है तो स्तंभ होता है। याद रहेगा, फिर से सुनिए, m हमारा पंक्ति और n हमारा स्तंभ। m क्या होता है पंक्ति और n क्या होता है स्तंभ होता है। अब देखिएगा यहाँ पर आगे हम क्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा a इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा अवयव होता है। A11, A12, A11, 12, 13 का रूल चलता है। यहाँ पर जो अवयव रहेगा उसको हम पहला पंक्ति पहला स्तंभ बोलेंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ है। देखिए पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, देखिए ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ की बात करें तो A11 होगा। पहला पंक्ति या दूसरा स्तंभ की बात करें तो A12 होगा। पहला पंक्ति या तीसरा स्तंभ की बात करें तो A13 होगा। इसी तरह आप इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। फिर से देखिएगा, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। आगे बढ़िए। अब देखिए अवयव को इस तरह से व्यक्त किया जाता है, a बराबर aij, और अवयव को इस तरह से हम व्यक्त करते हैं बड़ी ब्रैकेट में m गुने n। आपको इससे पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है a बराबर हमको दे दिया है 2, 4, 1, 1, 5, 7, 3, -2, √2। ये हमारा M1 है। M1 कहने का मतलब पहला पंक्ति। ये हमारा M2 है। M2 कहने का मतलब दूसरा पंक्ति। ये हमारा M3 कहने का मतलब तीसरा पंक्ति। देखिए N1 है, N2 है, N3, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। हम यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हैं अभी वे के लिए। पंक्तियों की संख्या कितना है तो 1, 2, 3 पंक्ति। पंक्तियों की संख्या यानी m बराबर 3। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसमें पंक्ति कितना है तो 3 पंक्ति है। दूसरा प्रश्न, स्तंभों की संख्या कितना है तो 1, 2, 3 स्तंभ। तो आप जवाब दीजिएगा कि 3 स्तंभ।
3 पंक्ति इस तरह से है और 3 स्तंभ इस तरह से है। तीसरा प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं कि अवयव की, तीसरा प्रश्न है हमारा, ये 2 हो गया, पहला दूसरा तीसरा, अवयव की कोटि क्या है? अवयव की कोटि होता है फॉर्मूला m गुने n, तो 3 गुने 3 कोटि का है, बस इसको गुना नहीं करना है, बस अवयव की कोटि पूछा जाए तो m गुने n यानी m 3 और n 3, तो 3 गुने 3 कोटि का अवयव है। पूछा जाए कितना कोटि का अवयव है, तो 3 गुने 3 कोटि का अवयव है। पर चौथा प्रश्न है यहाँ पर, चौथा प्रश्न, अवयव की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या, किसकी संख्या? अवयवों की संख्या पूछा जाए तो m गुने n ही होता है, m गुने n यानी 3 गुने 3 यानी 9, इसमें गुना करके लिख दिया जाता है, इसमें गुना करके क्या करते हैं, लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर गुना करके लिख दिए। देखिए पाँचवा प्रश्न में क्या पूछा है, A11, ध्यान से देखिएगा, पाँचवा प्रश्न पूछा है A11। देखिए ई होता है पंक्ति, ये होता है स्तंभ, पंक्ति, तो A11 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो यही होता है। देखिए पहला पंक्ति में पहला स्तंभ में कॉमन कौन है, तो 2 है। पहला पंक्ति में ध्यान से देखिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में 2 कॉमन है, तो आंसर हमारा 2 हो जाए, कितना होगा 2। फिर देखिए पहला पंक्ति, ध्यान से देखिए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आंसर 4 हो जाएगा। फिर देखिए पहला पंक्ति में आप जाइए, बढ़िए, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यह तीसरा स्तंभ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पंक्ति, कौन पंक्ति, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो आंसर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो आंसर 5 हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति या तीसरा स्तंभ, आंसर 7 हो जाएगा। जो कॉमन हो रहा है वही हम लिख रहे हैं। फिर तीसरा पंक्ति, देखिए तीसरा पंक्ति को याद कीजिए, तीसरा पंक्ति अब पहला स्तंभ में कॉमन 3 है, तो 3 हो जाएगा। फिर तीसरा पंक्ति तीसरा ही है, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, कौन मिला है दोनों में, तो -2 था, -2 आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति है, कैमा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है, कैमा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिएगा तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है, √2 है, तो हमारा √2 आंसर हो गया। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न में हम सेम ऐसा ही लिए। देखिए a बराबर ले लिए 2, 1 3 4, 1 4 3 2 5, 7 √3 -5 6। आप जवाब दीजिए, ये हमारा क्या है, पहला पंक्ति, ये क्या है, दूसरा पंक्ति, ये क्या है, तीसरा पंक्ति, ये क्या है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ए वाला तीसरा स्तंभ, ए चौथा स्तंभ। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। पंक्तियों की संख्या का फॉर्मूला m, पंक्तियों की संख्या बराबर m, पंक्ति की संख्या कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो आंसर हमारा 3 हो गया। दूसरा प्रश्न है स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, स्तंभों की संख्या बराबर n, स्तंभ की संख्या कितना है, तो 4 है, आंसर 4 हो गया। अब देखिएगा अवयव की कोटि का फॉर्मूला ही होता है m गुने n, तो m की जगह कितना है, 3 है, m कितना निकला है 3, और n कितना निकला है 4, तो 3 गुने 4 कोटि का अवयव है यार। कितना कोटि का अवयव है, तो 3 गुने 4 कोटि का अवयव है। अवयव में अवयवों की संख्या, तो m गुने n होता है, क्या होता है, m गुने n, तो m की जगह 3, n की जगह 4, 4 3 12, टोटल अवयव 12 हुआ, काउंट कीजिए, 4 8 4 3 12, टोटल अवयव 12। देखिए हम यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं। प्रश्न है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति याद कीजिए, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, आ जाइए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए दूसरा पंक्ति को आप देखिए, ये हमारा दूसरा पंक्ति है, ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, बीच वाला हमारा दूसरा पंक्ति है, और पहला स्तंभ ई है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में दोनों में कॉमन आपको दिखा होगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यानी दूसरा पंक्ति जब हम ऐसे करते हैं और पहला स्तंभ ऐसे करते तो 1 दोनों में मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब देखिएगा तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति देखिए, ये हमारा तीसरा पंक्ति, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा तीसरा पंक्ति 7 √3 -5 6, ये हमारा तीसरा पंक्ति है, 7 √3 -5 और 6 तीसरा पंक्ति, और दूसरा स्तंभ बोला गया है, दूसरा स्तंभ देखिए 1 4 √3 दूसरा स्तंभ है। तो जब हम बोल रहे थे 7 √3 -5 और 6 ऐसे बोले या फिर ऐसे बोले, तो √3 दोनों में आया है। जब पंक्ति को लेकर चले, तीसरा पंक्ति 7 √3 -5 6, तो इसमें भी √3 आया। अब जब स्तंभ को लेकर चले दूसरा स्तंभ 1 4 √3, इसमें भी √3 आया, तो आंसर हमारा √3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा √3, यानी तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर से देखिएगा, इधर तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो √3 दोनों में है।
इसी प्रकार दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ निकालना हो, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ देखिएगा, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति में बढ़िए 1 4 2 5, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 2 -5, तो आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी गए तो 2 मिला, इधर से भी आए तो 2 मिला, तो आंसर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इस सबको देख लीजिएगा, इस सबको निकालने के बाद आप मिला लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में A32 निकाल के जरूर बताइएगा। A32 हम भी देखेंगे आपको समझ में आया या नहीं, तो A32 आप जरूर निकाल के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है A बराबर 152 √2 6 1 3 7 √3 4 1 5। आपसे पूछा जाए इसका कोटि क्या है, कोटि यहाँ पर लिखिए, कोना पर कोटि लिखा था, उस समय हम नहीं लिखे हैं। तो इसमें देखा जाता है पंक्ति कितना है, एम बराबर हम पंक्तियों की संख्या पूछ रहे हैं। हम यहाँ पर हिंदी में पूरा शब्द में प्रश्न नहीं लिखे है, एम लिख दिए, एम इक्वल टू क्या होगा, तो एम यानी पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 पंक्ति, तो 4 लिख दिए। एन क्या होता है, एन स्तंभों की संख्या 1 2 3 स्तंभ 3 लिख दिए। एम गुने एन कोटि का बात करें तो 4 गुने 3 लिख के छोड़ दिए। उसके बाद एम गुने एन गुना कर दिए तो ये अवयवों की संख्या निकले 4 3 12 को इसमें अवयव है टोटल। और यहाँ पर कोटि लिखा था, कितना कोटि है 4 गुने 3, यहाँ पर कोना में लिखा था 4 गुने 3। इससे पता चलता है कि अवयव जो है 4 गुने 3 कोटि का है, 4 गुने 3 कोटि का है। चौथा प्रश्न में A21 पूछा जा रहा है, कितना A21। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ देखिएगा, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति याद कीजिए। दूसरा पंक्ति में √2 6 1 √2 6 1, अब पहला स्तंभ में 1 √2 3 4, दोनों में कौन मिला तो √2 मिला। ध्यान से देखिएगा, जब इधर से भी गए और इधर से भी गए, दूसरा पंक्ति या पहला स्तंभ में है तो √2 दोनों में मिला, तो आंसर हमारा √2 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति ये हमारा तीसरा पंक्ति देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति में 3 7 √3 और दूसरा स्तंभ में 5 6 7 1, तो 7 दोनों में मिला तो आंसर 7 हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति को याद कीजिए, ई हमारा है दूसरा पंक्ति √2 6 1, ये दूसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ बोला गया है। देखिएगा तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति देख लिए, तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ में ही है 2 1 √3 5, तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में 1 मिला है दोनों में, तो हमारा आंसर 1 हो जाए। कितना होगा 1। चौथा पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पंक्ति देखिएगा 4 1 5, यही चौथा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ हमारा यही है, दोनों में क्या मिला तो 5 मिल रहा है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 5। देखिए ए बराबर इतना सही है, गलत है, तो गलत कहाँ पर है आप सोचिए, कि इसमें गलत कहाँ पर है। आपके मन में जरूर आया होगा कि गलत तो है, लेकिन गलत कहाँ पर है, आप सोच पाते तो सोचिए कि गलत कहाँ पर है। देखिए ए बराबर इतना सही है, देखिए गलत कहाँ पर है, हम आपको बताए थे पीछे नोट में कि अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा सूचित करते हैं। याद कीजिएगा, अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा ही सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर द्वारा अवयव को हम सूचित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर से अवयव को सूचित किया गया है, जो कि हमारा पूरी गलत है। इसे हम कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे तो ए बराबर 2 4 6 8 ये हमारा सही है, बल्कि ये हमारा गलत है। तो याद रखिएगा, अवयव को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा ही सूचित किया जाता है। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अवयव के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अवयव के प्रकार हम देखते हैं, पहला हमारा स्तंभ अवयव। क्या है स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। आपसे पूछा जाए कि स्तंभ अवयव है क्या, स्तंभ अवयव क्या है, तो वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ अवयव कहलाता है। वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ अवयव कहलाता है। इक्वल टू 1 -1 2 √2 3। आपसे हम पूछे कि इसमें कितना स्तंभ है, तो एक स्तंभ है और पंक्ति कितना है, तो 4 1 2 3 4 पंक्ति है, 4 पंक्ति एक स्तंभ है। तो याद रखिएगा कि जब यदि कोई अवयव है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, सिर्फ एक ही स्तंभ हो, स्तंभ देखकर आप पहचान जाइएगा, इस तरह से रहेगा सिर्फ एक, तो एक ही स्तंभ होगा, तो उसको हम स्तंभ अवयव कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें पंक्ति 4 है, हमेशा कोटि, यहाँ पर कोटि लिखते हैं m गुने n, तो पंक्ति क्या हो 1 2 3 4, 4 पंक्ति और एक स्तंभ, तो 4 गुने 1 हो जाएगा। देखिए इसका व्यापक रूप है इक्वल टू aij m गुने 1, इक्वल टू aij m गुने 1, एक m गुने 1 कोटि का स्तंभ अवयव। m गुने 1 क्यों लिखे, m गुने 1 क्यों लिखे, तो याद रखिएगा m हमेशा बदलेगा, यानी यहाँ पर पंक्ति बदल सकता है, कभी 3 पंक्ति, कभी 2 पंक्ति, कभी 5 पंक्ति, कभी 6 पंक्ति हो सकता है, लेकिन स्तंभ नहीं बदलेगा।
स्तंभ हमेशा एक ही रहेगा, इसलिए हम m गुने 1 लिखे हैं। ये हमारा व्यापक रूप होता है, a बराबर ए आई जे m गुने 1 है। एक m गुने 1 कोटि का स्तंभ अभिव्यू है, m गुने 1 कोटि का स्तंभ अभिव्यू है। अब हमारा है पंक्ति अभिव्यू। अब हमारा है पंक्ति एक अभिव्यू पंक्ति अभिव्यू कहलाता है यदि इसमें केवल एक पंक्ति हो, यानी जिस अभिव्यू में केवल एक पंक्ति हो, जिस अभिव्यू में केवल एक पंक्ति हो हमारा पंक्ति अभिव्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए इसमें आपसे पूछा जाए कितना पंक्ति है तो आप बोलिएगा कि एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4, स्तंभ 4 भी रह सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, लेकिन पंक्ति एक ही रहेगा। पंक्ति एक ही, इसको लिखेंगे 1 गुने 4, 1 गुने 4। 1 गुने 4 कहने का मतलब एक पंक्ति 4 स्तंभ, एक पंक्ति 4 स्तंभ, एक पंक्ति 4 स्तंभ, एक पंक्ति 4 स्तंभ। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा व्यापक रूप है b बराबर बी आई जे 1 गुने n, एक गुने n कोटि का पंक्ति अभिव्यू है। क्या है? तो यहाँ पर 1 गुने n क्यों लिखे? तो याद रखिएगा एक जो है हमारा पंक्ति है, एक जो है पंक्ति है कभी नहीं बदलेगा। पंक्ति अभिव्यू में एक हमेशा फिक्स रहेगा, n बदलते रहेगा। n हमारा स्तंभ है, स्तंभ कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 होते रहेगा, तो इसका व्यापक रूप यही होता है। अब देखते हैं तीसरा वर्ग अभिव्यू। वर्ग अभिव्यू यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अभिव्यू क्या होता है? वह अभिव्यू जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है वर्ग अभिव्यू कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वर्ग अभिव्यू के लिए क्या शर्त है, तो वर्ग अभिव्यू के लिए पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। देखिए आगे a बराबर 1 4 1 2 4 6। देखिए इसमें कितना पंक्ति? 2 पंक्ति। कितना स्तंभ? 2 स्तंभ। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो ये हमारा वर्ग अभिव्यू होता है, यानी m बराबर n बराबर 2। अरे m और n आपस में जब बराबर हो, m और n आपस में बराबर हो, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, तो हमारा वर्ग अभिव्यू होता है। क्या होता है? वर्ग अभिव्यू होता है। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है a बराबर ए आई जे m गुने, यहाँ पर m गुने m भी हो सकता है या n गुने n भी हो सकता है। ऐसा इसीलिए लिखे क्योंकि m और n आपस में बराबर होता है, m और n आपस में बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर m गुने m लिख सकते हैं या n गुने a लिख सकते हैं, या यहाँ पर देखिए m गुने n या m गुने m या n गुने n। तो बस याद रखिएगा नोट में एक m गुने 1 वर्ग अभिव्यू कहलाता है यदि m और n बराबर हो। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा गया है कि वर्ग अभिव्यू m गुने n कब कहलाएगा? m गुने n कोटि का एक वर्ग अभिव्यू कब कहलाता है? जब m और n आपस में बराबर होता है, m और n आपस में बराबर होता है और उसे कोटि n का वर्ग अभिव्यू कहते हैं। अगला हमारा विकर्ण अभिव्यू। आगे हमारा विकर्ण अभिव्यू। देखिए विकर्ण अभिव्यू क्या होता है? वर्ग अभिव्यू या कि विकर्ण अभिव्यू कहलाता है, लेकिन इसमें शर्त है। एक वर्ग अभिव्यू जो होता है वही हमारा विकर्ण अभिव्यू कहलाता है, लेकिन इसमें शर्त क्या है? एक वर्ग अभिव्यू b बराबर बी आई जे विकर्ण अभिव्यू कहलाता है। देखिए वर्ग अभिव्यू को हम विकर्ण अभिव्यू बोलेंगे यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए एक वर्ग अभिव्यू को विकर्ण अभिव्यू बोलेंगे, एक वर्ग अभिव्यू को विकर्ण अभिव्यू बोलेंगे, वही बोला एक वर्ग अभिव्यू विकर्ण अभिव्यू कहलाता है, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त क्या है? विकर्ण के अलावा देखिए सिर्फ 2 रहे, सिर्फ 3 रहे, सिर्फ 4 रहे, इस तरह से 2 दे दे, इसमें 3 या 4 5 6, ये भी हमारा वर्ग अभिव्यू भी है, विकर्ण अभिव्यू भी है। और इस तरह से भी दे 2 गुणे 2 कोटि का है, तो ये विकर्ण के अलावा, विकर्ण ऐसे देखेंगे इस तरह का विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होता है। विकर्ण ऐसे भी होता है, लेकिन सिर्फ हम ऐसे देखना है, विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है, ये 2 गुणे 2 कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का है। इसमें देखिएगा ध्यान से बहुत सारे अवयव है, लेकिन 1 4 6 ये विकर्ण है हमारा 1 4 6। अब विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या है? शून्य है। विकर्ण के अलावा शेष 2 4 6 6 का 6 अवयव क्या है? शून्य है, तो इसे हम विकर्ण अभिव्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्ण अभिव्यू। तो वर्ग अभिव्यू विकर्ण अभिव्यू कहलाता है, लेकिन एक शर्त क्या है? विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होना चाहिए। विकर्ण ऐसे विकर्ण देखना है, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे विकर्ण देखना है, ऐसे। इस विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अगला हमारा अदिश अभिव्यू स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वह अभिव्यू जिसके विकर्ण के अवयव समान तथा अन्य सभी अवयव भिन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, भिन्न भिन्न कटा हुआ है, भिन्न भिन्न यह कटा हुआ है, अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, अदिश अभिव्यू कहलाता है। देखिए सिंपल समझ लीजिएगा, अदिश अभिव्यू भी वर्ग अभिव्यू भी अदिश अभिव्यू कहलाता है। देखिए अदिश अभिव्यू भी जो होता है वर्ग अभिव्यू भी कहलाता है, यानी वर्ग अभिव्यू जैसा ही रहेगा, लेकिन एक शर्त है, अदिश अभिव्यू जो है वर्ग अभिव्यू जैसा ही रहेगा, लेकिन एक शर्त क्या है? देखिए वर्ग अभिव्यू है, क्यों वर्ग अभिव्यू है? 1 2 3 3 गुणे 3 कोटि का, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसमें शर्त क्या है? बस ध्यान दीजिएगा। विकर्ण अभिव्यू हम पीछे देखें, विकर्ण अभिव्यू में क्या पढ़े? विकर्ण के अलावा से सभी अवयव शून्य होना चाहिए, विकर्ण के अलावा से सभी अवयव शून्य होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? विकर्ण के अलावा से सभी अवयव शून्य होना चाहिए, लेकिन
पूरा का पूरा विकर्ण समान होना चाहिए। फिर समझिएगा ध्यान से, विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य होना चाहिए, लेकिन विकर्ण जो है पूरा समान, 2 2 2 3 है तो 3 3 3, 4 है तो 4 4, विकर्ण पूरा का पूरा समान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 है तो 5, तो ये हमारा याद रखिएगा विकर्ण समान हो, विकर्ण का अवयव पूरा समान हो और शेष अवयव जो बच गया शून्य हो तो हमारा अदिश अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा। छठा हमारा तत्समक अवयव। क्या है? तत्समक अवयव, वह अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो तो शेष अवयव शून्य हो, तत्समक अवयव कहा। देखिए हम पहले विकर्ण अवयव पढ़े, पहला विकर्ण अवयव पढ़े, तो विकर्ण अवयव में क्या देखिए, वर्ग अवयव जैसा ही विकर्ण अवयव था, बोला गया था कि वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, लेकिन उसके विकर्ण का जो अवयव था, विकर्ण के अवयव के अलावा शेष अवयव शून्य था। विकर्ण के अवयव के अलावा शेष अवयव शून्य था, विकर्ण अवयव। उसके बाद हम देखिए अभी से पीछे अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या बोला कि विकर्ण के सब अवयव समान होना चाहिए, विकर्ण के सब अवयव समान होना चाहिए, शेष अवयव सब 0 होना चाहिए। अब तत्समक अवयव आगे क्या कहता है कि मेरा भी एक शर्त है कि विकर्ण जो है ना हमेशा एक ही रहना चाहिए, शेष अवयव शून्य होना चाहिए। फिर आके तत्समक अवयव क्या कहता है, विकर्ण जो है हमेशा एक होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए, एक एक एक, और जो बच गया उस शेष अवयव सब का सब क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। ये सब लागू होता है तो वर्ग अवयव पर ही लागू होता है। यदि वर्ग अवयव नहीं रहेगा तो न तो विकर्ण अवयव होगा, न अदिश अवयव होगा, न तत्समक अवयव होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सतमा नंबर। सतमा है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो शून्य अवयव कहलाता है। A बराबर 0 0 0, यह हमारा शून्य अवयव है। शून्य अवयव में पूरा अवयव 0 होता है। उसके बाद अवयव की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अवयव की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव A बराबर AIJ तथा B बराबर BIJ समान अवयव कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हैं। उसका कोटि समान होना चाहिए। और दूसरा शर्त है A के प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव के समान हो। देखिए 2 बार यहाँ पर देखा जाता है कि कितना कोटि का है, तो 2 गुने 2 कोटि का है, तो ये भी उतना ही कोटि का होना चाहिए। लेकिन दोनों सेम कोटि का है तो समान अवयव होगा नहीं। लेकिन एक शर्त और है, कोटि समान होने के साथ साथ ये 2 गुने 2 कोटि का है, ये 2 गुने 3 का रहता है तो वहीं पर बात खत्म हो जाता है, समान अवयव नहीं होता। ये 2 गुने 2 कोटि का है, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, लेकिन इसका अवयव भी मिलाना है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 रहना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 रहना चाहिए। तो जब पूरा पूरा मिलेगा यानी कोटि भी समान होना चाहिए और अवयव भी समान होना चाहिए। 2 गुने 2 कोटि का है, ये भी 2 गुने 2 कोटि का है, तो कोटि भी समान, अवयव भी समान, तब हम इसको बोलेंगे कि यह अवयव जो है समान अवयव है। कैसा अवयव है? समान अवयव है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अवयव का पूरा एग्जाम्पल, अवयव का पूरा एग्जाम्पल। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अवयव का जो भी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इस सब वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल देते हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके वीडियो में डाला हुआ है। तो आप उसे 1 से 2 बार देखते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके वीडियो डाला हुआ है। पार्ट 6 तक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वीडियो डाला हुआ है। आपको उसमें फार्मूला भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 2.2 और विविध का एग्जाम्पल, इतना मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन डाला हुआ है। क्वेश्चन बैंक के पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको 2 मार्क्स वाले प्रश्न डाले हुए हैं, 5 मार्क्स वाले प्रश्न डाले हुए हैं और बहुत सारे कंसेप्ट, फार्मूला का कंसेप्ट डाला हुआ है जो आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इससे जाकर 2 से 3 बार रिवीजन कर ले और आप इसका भी, मैट्रिक्स का भी जो भी वीडियो डालेंगे देखें। और कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और इसी तरह का वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वीडियो में भी होगा, वीडियो पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें भी आपको पता चलेगा कौन कौन वीडियो है। लेकिन वीडियो में समझ में नहीं आता तो उसके बगल में प्लेलिस्ट रहता है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये पार्ट 7 हो सकता है। तो इस तरह का वीडियो डाला हुआ है। धन्यवाद।